सभी छात्र छात्राओं का हीरालाल अहीर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं सहायक आचार्य RNTPG कॉलेज कपासन मैं ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत पुनः करता हूं। BA फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र का परिचय भाग 9 पर मैं वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस क्लास में बच्चों आज हम समाज के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों ने समाज के आधारभूत तत्वों का वर्णन अपने अपने विवेक से अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, परंतु समाजशास्त्री दृष्टिकोण से मुख्यतः समाज के आधारभूत तत्व निम्नलिखित होते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र, विद्यालय, महाविद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, समितियां, सहयोग, स्नेह, भ्रातृत्व, दया, त्याग, कर्तव्य, अधिकार आदि मुख्य होते हैं। अब डेविस ने समाज के आधारभूत तत्वों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें नंबर 1 पर है जनसंख्या का प्रतिपादन। बच्चों, जनसंख्या का प्रतिपादन से क्या तात्पर्य होता है कि जनसंख्या को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का प्रतिपालन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जनसंख्या पालन के आधार पर समाज का निर्माण होता है। इसके बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है और जनसंख्या के प्रतिपालन हेतु निम्न कार्य समाज को करने पड़ते हैं, जैसे भोजन का प्रबंध करना, सामाजिक रक्षा, सामाजिक क्षतिपूर्ति, नए जीवन को जन्म देना, चिकित्सा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करना। इन सभी तत्वों से मिलकर ही जनसंख्या प्रतिपालन की पुष्टि होती है। दूसरा समाज का आधारभूत तत्व इन्होंने बताया था जनसंख्या के बीच कार्यों का विभाजन। समाज में कार्यों के विभाजन को श्रम विभाजन की संज्ञा दी जाती है। बच्चों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम श्रम विभाजन की अवधारणा अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने यह अवधारणा अर्थशास्त्र के संदर्भ में प्रस्तुत करी थी और समाजशास्त्र में श्रम विभाजन की अवधारणा इमाइल दुर्खिम के द्वारा दी गई थी। यहाँ श्रम विभाजन से तात्पर्य होता है कि समाज में, परिवार में, समूह में, संस्था में लोगों की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्यों का बंटवारा ही क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। यह संकल्पना समाजशास्त्री दुर्खिम ने प्रस्तुत की थी। समाज के सदस्यों में उचित श्रम विभाजन करके समाज के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं और श्रम विभाजन से सहयोग की भावना पनपती है। सहयोग से ही सामाजिक एकता का निर्माण होता है। दुर्खिम ने सामाजिक एकता के 2 प्रकार बताए थे। प्रथम सामाजिक एकता थी यांत्रिक एकता, द्वितीय सामाजिक एकता का नाम है सावयवी एकता, इन्होंने बताया। दुर्खिम ने यह भी स्पष्ट किया था कि परंपरागत प्राचीन समाजों में जब समाज में श्रम विभाजन नहीं था, उस समय समाज में जो सामाजिक एकता थी उसे यांत्रिक एकता कहा गया। वर्तमान औद्योगिक नगरों से युक्त समाज में जो एकता पाई जाती है उसे सावयवी एकता की संज्ञा इन्होंने प्रदान की थी। अर्थात जिस समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है वह सावयवी सामाजिक एकता है और जिस समाज में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है उसे यांत्रिक सामाजिक एकता की संज्ञा इन्होंने प्रदान करी थी। श्रम विभाजन में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है और जब परिस्थिति गत्यात्मक रूप में प्रकट होती है तब भूमिका का निर्माण हो जाता है। प्रकृति के गत्यात्मक स्वरूप को ही भूमिका कहा गया, जिसमें समाज में नवीन पदों का सृजन होता है और व्यक्ति अपने पद की गरिमा के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह निर्वहन करता है। तीसरा बिंदु इन्होंने बताया था समूह का संगठन। समाज के निर्माण के लिए समूह का संगठन होना अति आवश्यक है। बिना समूह संगठन के समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। समूह संगठन से समाज में सहिष्णुता, सहयोग, एकता, भाईचारा, बंधुत्व, प्रतिस्पर्धा, दया, करुणा आदि का विकास होता है। यह सभी समाज निर्माण की नींव में पत्थर का कार्य करते हैं। चौथा आधार तत्व इन्होंने प्रस्तुत किया था सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। प्रत्येक समाज के स्थायित्व के लिए उसमें निरंतरता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि निरंतरता से ही समाज की सामाजिक व्यवस्थाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहती है। इस क्रिया को समाजशास्त्र में समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहा जाता है। समाज को पृष्ठ पोषण देने वाली यदि कोई व्यवस्था है तो वह सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता है और यह सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता जो समाजीकरण या सोशलाइजेशन से ही संभव हो पाती है। अंतिम तत्व इन्होंने दिया था आर्थिक क्रियाकलाप।
आर्थिक क्रियाकलापों की व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होनी चाहिए ताकि समाज में उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय व्यवस्थित ढंग से चलता रहे। यहाँ अर्थव्यवस्था की बात आई। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों? कि हम जिस संस्थागत ढांचे के अंतर्गत हम हमारी आर्थिक क्रियाएं पूरी करते हैं, संपादित करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जॉनसन ने समाज के आधारभूत तत्वों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया था। नंबर 1, समाज में निवास करने के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है। दूसरा, समाज का अस्तित्व बना रहे एवं समाज में स्थायित्व और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए यौन प्रजनन क्रिया आवश्यक है। इसके लिए समाज में एक संतुलित व्यवस्था की जरूरत होती है। नंबर 3, समाज के लिए एक संस्कृति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना संस्कृति के समाज का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता है। चौथा बिंदु इन्होंने दिया था, समाज के आधारभूत तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि समाज आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो भी समाज आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं वे अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए। अतः समाज को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे समाज को आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। सारांश में उपयुक्त विवेचन से हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज के आधारभूत तत्वों की व्याख्या सभी ने अपने अपने विवेक के अनुसार प्रस्तुत की है। सभी विचारों में कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है तो कुछ न कुछ बिंदुओं पर सामंजस्य या समानता भी देखने को मिलती है। समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन कर लेने के बाद इस तरह दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं सामने आती है जिनका समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन करना अति आवश्यक है, जिसे मित्रों हम आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आपका दिन उज्ज्वल रहे, मंगलमय हो। जय हिंद,